नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 38। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट, इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको याद होगा पिछला वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट 37, उसमें हमने क्या सीखा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसमें क्या होता था, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हुई तो दूसरी भी इंक्रीज होती थी, ठीक है। अगर ये कम हुई तो ये भी क्या होती थी, कम होती थी। मतलब इनके बीच में कैसा रिलेशन होता था, तो डायरेक्ट रिलेशन होता था। मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। तो वहां पे हम क्या कहते थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते थे। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी बताइए, ये इंक्रीज हुई तो ये डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर ये डिक्रीज हुई तो ये इंक्रीज होती है। मतलब इसमें क्या होता है ना, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ठीक है। एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, ऐसा होता है। समझ में आया आपको। मतलब देखो इसमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो पहला वाला बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट में क्या होता था, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घटा, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है, लेकिन फिर भी इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, बस आप ये समझ लो, उसके बाद ये तो आप खुद से भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो इनवर्स प्रोपोर्शन समझते हैं। यहाँ पे आप समझिए ना कि मेरे पास एक बुक है जिसमें कितने सम्स हैं, तो 50 सम्स है। कितने, 50 सम्स है उस बुक में। अब मैं क्या करती हूँ ना, रोज दो दो सम्स को सॉल्व करती हूँ। रोज कितने सम्स को सॉल्व करती हूँ, तो दो दो सम्स को सॉल्व करती हूँ। जैसे कल मैंने 2 सम सॉल्व किए, फिर परसों मैंने 2 सम सॉल्व किए, तो 50 सम्स को सॉल्व करने में मुझे कितने टाइम लगेंगे, मतलब कितने दिन लगेंगे बताइए। ये हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है, डिवाइड कर देंगे 50/2। देखो 50 सम्स है और 2 सम्स को हम लोग, 2 सम्स को मैं क्या करती हूँ, एक दिन में सॉल्व करती हूँ। तो मुझे कितने दिन लगेंगे ये 50 सम्स को सॉल्व करने में बताइए। तो इसको डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 25 डेज में मैं क्या कर लूंगी, तो 50 सम्स को सॉल्व कर लूंगी। ओके, अब ये तो आप समझ गए। अब नीचे आइए, अब समझिए कि मैं क्या करती हूँ ना, मैं कितने दिन में, मैं सुनो, एक दिन में मैं 5 सम्स को सॉल्व कर देती हूँ। कितने कितने सम्स को, 5 सम्स को एक दिन में सॉल्व करती हूँ। तो अब बताइए कि मुझे कितने दिन लगेंगे ये 50 सम्स को खत्म करने में। चलिए समझते हैं इसको। तो 50 अपॉन एक दिन में कितना सम सॉल्व कर रही हूँ मैं, 5। तो यहाँ पर लिख दिया 5। अभी इसको डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5 और ये 0 है तो 0। मतलब अब क्या होगा, अब इधर ध्यान देना, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो जब मैं 2 सम्स को एक दिन में कर रही थी तो मुझे कितने दिन लग रहे थे, 25 डेज लग रहे थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सम्स का जो नंबर है उसको बढ़ा दिया। मैं ना 2 की बजाय 5 सम सॉल्व करती हूँ एक दिन में, तो मुझे कितने दिन लगेंगे बताइए, 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में ही मैं ये 50 सम्स को कंप्लीट कर लूंगी। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है बताइए, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स। कैसे समझ में आया हमको, देखो जब मैंने सम्स को बढ़ाया, ठीक है, यहाँ देखो पहले सम्स में कितने सॉल्व कर रही थी, 2, लेकिन जब मैंने सम्स को बढ़ाया तो जो दिन है वो कम हुआ कि बढ़ा बताइए। देखो जब मैं 2 सम सॉल्व कर रही थी तो 25 डेज लग रहे थे, लेकिन जो ही मैंने इसको इंक्रीज किया ये तो डिक्रीज हो गया। इसको बढ़ाया ना, ये देखो 2 से 5 हुआ तो ये 25 से 10 हो गया, तो कम हुआ कि ज्यादा। ये बढ़ा तो ये क्या हुआ बताइए, ये कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कैसा प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। उसी तरीके से समझिए कि मैं ना क्या करती हूँ, मैं अभी एक दिन में 10 सम सॉल्व करती हूँ, तो मुझे कितने दिन लगेंगे। देखो मैं अब यहाँ पे सम्स की संख्या को बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं ना एक दिन में 10 सम सॉल्व करती हूँ, मुझे 50 सम्स सॉल्व करने हैं, तो कितने दिन में सॉल्व कर पाऊंगी। चलिए देखते हैं, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5, यानी मैं इन 50 सम्स को 5 डेज में ही कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए मैंने क्या किया बताइए, सम्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज किया, 5 से 10 किया, तो जो लगने वाला टाइम था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये इंक्रीज हो रहा है, देखो ये इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है बताइए, डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। समझ में आया ना। 2 था तो 25 दिन लग रहे थे, 5 सम सॉल्व किया तो कितने दिन लग रहे थे, 10 दिन लग रहे थे। अगर मैं 10 सम सॉल्व कर रही थी तो 5 दिन लग रहे थे, है ना। तो देखो ये बढ़ रहा है, ये कम होते जा रहे हैं, देखो ध्यान से, बढ़ रहा है, ये कम होता जा रहा है, ठीक है।
लेकिन 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 यहाँ पे आपने एक बात पे गौर किया क्या? चलो मैं आपको समझाती हूँ। 2 इंटू 25 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्रोडक्ट कर दो। तो 2 इंटू 25 कितना आएगा? 50। ओके, 5 इंटू 10 कितना आएगा? 50। 10 इंटू 5 कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इनके बीच का, ये क्या है? कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। देखो ये तो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है? सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था? रेशियो कांस्टेंट होता था, है ना। जैसे हम लोग देखते थे ना A/B, ठीक है, इस प्रकार से लिखते थे, ये होता है रेशियो। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होने वाला। देखो ये तो चेंज हो रहा है, ये नंबर्स तो चेंज हो रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन जो प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन वो चेंज नहीं हो रहा है। 2 इंटू 25 50, 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 5 50। समझ में आया? तो इसी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 38 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखो आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो किसी एक वैल्यू का मतलब कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो सुनो क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्कर्स जो है ना, वो 12 दिन में एक फील्ड है जिसको क्या करते हैं? जिसकी निराई करते हैं। जैसे ये रहता है ना खेत, ठीक है, तो खेत में घास उग जाती है, तो उनको जब निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, ठीक है। तो 5 लोग मिल करके, सुनो ध्यान से, 5 लोग मिल करके 12 दिन में क्या करते हैं? उस खेत की निराई करते हैं, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अगर 6 वर्कर लगेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये क्या है? डेज, ठीक है। तो अगर 6 वर्कर्स लगेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? देखो इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो हम इसको ना x कंसिडर कर लेंगे। क्या कंसिडर कर लेंगे? x, ठीक है। और हमको एक बात पता है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसका निकालेंगे। कैसे? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, यानी 5 इंटू 12। देखो 5 इंटू 12 ये किसके इक्वल होगा? बताइए 6 इंटू एक्स के, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ना मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो और फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिला मतलब मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया ही था जब प्रैक्टिस सेट 37 में सिखा रही थी, राइट। और इसमें मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बताइए? वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आपके टेक्स्ट बुक में ना 2-3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप ज़रा उनको पढ़िए, ठीक है। इनवर्स देखो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 38 है ना, उसके ऊपर जाइएगा इनवर्स प्रोपोर्शन हेडिंग, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा पढ़िए और समझिए, ओके। समझोगे, पढ़ोगे, तभी तो और भी कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठते जाएगा। और देखो ये बस आपको यहीं पे काम नहीं आएगा, बल्कि 8th स्टैंडर्ड में भी ऐसे सम्स है, उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में भी है, ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ करके रखो। चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट 38 को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले मैं इसको रफ कर दूं फिर। तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। जैसा कि मैंने बताया था 5 वर्कर क्या करते हैं? 12 दिन में एक खेत है जिसकी निराई करते हैं। वीड अ फील्ड, वीड मतलब क्या? वही निराई करना, वो जो घास फूस है उनको निकालना, ओके। तो 5 वर्कर मिलकर के 12 दिन में उस काम को करते हैं। तो हमसे यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, यानी अगर 6 वर्कर लगा दिए जाए, देखो यहाँ पे तो 5 है, 5 12 दिन में करते, तो अगर 6 वर्कर लगा दिए जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। और एक और क्वेश्चन है कि 15 वर्कर अगर लगा दिए जाए, हाउ मेनी वुड 15 टेक, मतलब अगर 15 वर्कर काम करते हैं तो उस काम को वो कितने दिन में करेंगे, वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे हमको पता है ये प्रैक्टिस सेट 38 है, मतलब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन के ही क्वेश्चन आने वाले हम जानते हैं, राइट। लेकिन एग्जाम में थोड़े ना ऐसा प्रैक्टिस सेट लिख करके आएगा कि ये प्रैक्टिस सेट 37 का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट 38 का है, ऐसा तो लिख करके आएगा नहीं। वहाँ पे आपको खुद से ही आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो सेम होता है, ठीक है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन, तो डिफरेंस है। अगर आपने इनवर्स प्रोपोर्शन वाले सम्स को डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर दिया तब तो गलती हो जाएगी ना, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए 5 वर्कर्स, ये वर्कर्स हैं और ये लगने वाले दिन हैं, ठीक है। तो 5 वर्कर एक काम को 12 दिन में करते हैं। अब समझिए कि मैं वर्कर्स का जो नंबर है ना उसको क्या करती हूँ, इंक्रीज करती हूँ, बढ़ा देती हूँ, ठीक है, इंक्रीज करती हूँ। तो जो लगने वाला दिन है, आप ही सोचिए ना, ज़रा दिमाग लगाइए, वो कम होगा कि बढ़ेगा। एक खेत है, चलो ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। अभी ये खेत है आपका, इसमें बहुत सारे इस तरीके से घास उगाई हैं, ठीक है। वो घास उगाती है ना, घास खरपतवार, वो किसी काम का होता नहीं है। फसलों के अलावा जो उगते हैं खेत में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो अब 5 वर्कर जब लग रहे हैं ना, तो इस काम को, ये पूरे फील्ड की घास को साफ करने में कितने दिन लगा रहे, 12 दिन। अब समझिए कि मैं 5 की बजाय 10 कर दूंगी, ये वर्कर्स की संख्या को इंक्रीज कर दूंगी, तो जो लगने वाला टाइम है वो बताइए डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। आप ही सोचिए ना, 5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 5 की जगह 10 लगा दिया तो ये काम और जल्दी होगा ना, काम क्या होगा, और जल्दी होगा, और कम दिन में हो जाएगा, 12 दिन के बजाय और कम दिन में होगा। यानी ये क्या हो रहा है बताइए, इसको मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको मैंने इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज होगा। अब समझिए कि जो लगने वाला टाइम है, ठीक है, अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कम लगेंगे, है ना। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी तो ये कम, आप समझिए जैसे मैंने अभी देखो 5 वर्कर लगा रहे हैं तो 12 दिन में ये काम कंप्लीट हो रहा है। अब समझिए 5 की बजाय एक ही वर्कर को काम करना है, देखो 5 वर्कर मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं। अब समझिए कि एक ही कोई आदमी है जो इस पूरे खेत की निराई कर रहा है, तो बताइए उसको ज्यादा टाइम लगेगा या फिर कम। मैंने जो वर्कर्स के नंबर है उसको कम कर दिया है, ठीक है। तो जो लगने वाला टाइम है वो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो अकेला उस काम को कर रहा है। जहां 5 कर रहे थे वो अकेला कर रहा है, तो लगने वाला टाइम क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। मतलब आप देख पा रहे हो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है ना, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन आएगा बताइए, कौन सा प्रोपोर्शन आएगा, तो यहाँ पे आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है, मतलब हमको उसी मेथड से करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन वाले मेथड से। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, राइट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कौन से प्रोपोर्शन में है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमको एक टेबल बनाना चाहिए, रुको मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ डेज, चलो यहाँ पे लिखती हूँ, ओके। तो 5 वर्कर मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो 6 वर्कर अगर लगेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे वो बताइए। और फिर अगला क्वेश्चन है कि 15 वर्कर अगर लगेंगे तो उस काम को वो कितने दिन में करेंगे वो हमको बताना है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आप वो बताइए, ठीक है। तो जो हमको नहीं पता रहता उसको हम x और y कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे x, मतलब अगर 6 वर्कर लगते हैं ना तो x डेज में उस काम को कंप्लीट करते हैं, और अगर 15 वर्कर्स लगते हैं तो उस काम को y डेज में कंप्लीट करते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट में भी लिखना चाहिए। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि लेट, क्या लिखोगे, लेट 6 वर्कर्स टेक x days and 15 workers take y days to weed a field, ठीक है। मतलब उस खेत की निराई करने में
6 वर्कर्स x डेज लगाते हैं, मतलब x दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, और 15 वर्कर्स y डेज में उस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमको पता है, मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। इट मीन्स 5 × 12। देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 12, ये किसके इक्वल होगा बताइए, 6 × x के इक्वल होगा। पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं, फिर बाद में हम y का भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 5 × 12 60, और यहाँ पे 6x हो जाएगा। 6 को इधर ले लीजिए, तो यहाँ पे 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, देखो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 10। यानी अगर 6 वर्कर लगेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने x का वैल्यू निकाला उसी तरीके से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो 5 वर्कर्स उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 15 कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, y हमने कंसिडर किया, यहाँ पे लिख दीजिए y। ठीक है, 5 × 12 15 × y। अब 5 × 12 क्या हो जाएगा 60, और 15y, 15 को इधर ले लीजिए, तो 60/15 विच इज इक्वल टू y। कैंसिल करो, 15 1 जा 15 4 जा। ठीक है, 15 4 जा क्या होता है 60 होता है, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला बताइए 60। ठीक है, तो अगर 15 लोग लगेंगे ना तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 60 नहीं सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। मतलब अगर 15 वर्कर लगेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 4 दिन में ही वो लोग कंप्लीट कर लेंगे, समझे। तो बस आपको आंसर मिल चुका है। अब आपको लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर लिख देना है। क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर 6 वर्कर्स विल टेक, 6 वर्कर्स कितने दिन लगाएंगे, तो 10 दिन है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 days एंड 15 वर्कर्स विल टेक। अगर 15 वर्कर्स लगेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, y का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे 4, तो लिख देते हैं 4। ओके, 4 days टू वीड द फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखो स्टेटमेंट में लिखना चाहिए आपको आंसर, है ना, कुछ भी गलती नहीं करनी है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले ये लिखोगे, आपको ये बताना रहेगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, राइट। और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। यानी मोहन राव जी के पास एक बुक है इस तरीके से, ठीक है, तो वो उस बुक को पढ़ करके कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कब, जब वो रोज ना 40 पेजेस पढ़ते हैं। यानी इस बुक का, जैसे आज समझिए पहला दिन है, ठीक है, तो उन्होंने आज कितना पेज पढ़ा इस बुक का, तो 40 पेज, फिर दूसरे दिन भी 40 पेज, ठीक है। तो जब वो इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ये बुक कितने दिनों में कंप्लीट होती है, तो 10 दिनों में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि हाउ मेनी ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। यानी अगर उनको वो बुक को कंप्लीट करना है, ठीक है, खत्म करना है 8 दिनों में, तो उनको रोज कितने पेजेस पढ़ने चाहिए। देखो वो इस बुक को पढ़ करके 10 दिनों में खत्म कर रहे, कब, जब 40 पेज रोज पढ़ते हैं तब। तो बताइए ना, अगर उनको वो बुक 8 दिन में ही कंप्लीट करनी है, खत्म करनी है, तो रोज उनको कितने पेजेस पढ़ने चाहिए, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो सुनिए, वो जब 40 पेजेस रोज पढ़ते हैं तो बुक खत्म होती है कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है। अब समझिए कि मैं ये पेजेस की संख्या को बढ़ा देती हूँ, नंबर्स बढ़ा देती हूँ। वो 40 की बजाय समझिए 80 पेजेस रोज पढ़ने लगे, कितने, 80 पेजेस, ठीक है। तो ये बुक कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या किया हमने, 40 का 2 गुना कर दिया, तो इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। मतलब ये बुक कितने दिन में कंप्लीट होगी बताइए, 5 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ, है ना, समझे ना। देखो अगर वो 40 से 80 पेजेस रोज पढ़ने लगे तो बुक कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 5 दिन में ही वो खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो इसको मैंने बढ़ाया, इसको क्या किया बताओ, इसको क्या किया, बढ़ाया, तो ये क्या हुआ, घटा।
अगर मैंने पेजेस बढ़ाए तो जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। आप देख सकते हो 40 से 80 तो 10 से 5, ये यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, यानी ये कौन से प्रोपोर्शन में बताइए, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। समझ में आया ना कैसे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, ओके, इतना क्लियर है आपको। अब हमको बताना है कि उनको रोज कितने पेजेस पढ़ने चाहिए कि 8 दिन में ही वो बुक कंप्लीट हो जाए। तो हम यहाँ पे ना पेजेस जो है, नंबर ऑफ पेजेस, उनको x कंसिडर करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ डेज, ओके, डेज लिख दिया मैंने। तो जब वो 40 पेजेस पढ़ते हैं तो बुक कंप्लीट हो जाती है 10 दिनों में। तो वो कितने पेजेस पढ़ेंगे कि वो बुक कंप्लीट हो जाए 8 दिनों में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके प्लेस पे हम x लिख देते हैं, मतलब x पेजेस वो रोज पढ़ेंगे, तब क्या होगा, वो बुक 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा लेट मोहन राव will have to read x pages every day to finish a book, ठीक है। मतलब अगर वो चाहते हैं कि 8 दिनों में ये बुक पढ़ करके खत्म हो जाए तो उनको x पेजेस रोज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, बताइए, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, राइट। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 40 इंटू 10 किसके इक्वल होगा, तो x इंटू 8 के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब 40 इंटू 10 करेंगे तो 400, 8 को इधर ले लीजिए, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में, विच इज इक्वल टू x, कैंसिल करो, 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, यहाँ पे 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, बताइए 50। मतलब मोहन राव को रोज कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो रोज ना 50 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये बुक कितने दिनों में कंप्लीट हो पाएगी, तो 8 दिनों में कंप्लीट हो पाएगी। तो आंसर कैसे लिखोगे बताओ, यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर मोहन राव will have to read 50 pages every day to finish a book। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, every day टू फिनिश अ बुक इन 8 डेज लिखना चाहिए ना हमको, इन 8 डेज, ठीक है। तो आप सही कर लीजिएगा, ओके, टू फिनिश अ बुक इन 8 डेज। मतलब अगर वो 8 दिनों में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनको रोज 50 पेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था जो मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये बुक बनाना है, तो जी नहीं, ये नहीं बनाना है, हमने तो आपको समझाने के लिए बताया था। लेकिन अगर आप समझिए एग्जाम में बनाते हो तो और अच्छा लगेगा, आपके टीचर और खुश होकर के आपको मार्क्स देंगे, है ना। तो चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखो, ठीक है, फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेरे साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी जो मेरी है ना उसके साइकिल की स्पीड कितनी है बताइए, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, राइट। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। अभी आप इसको समझिएगा, समझिए मेरी का घर ये है, ठीक है, और उसकी आंटी जी का घर ये है, ठीक है, ये उसके आंटी का घर है, राइट। और वो क्या करती है, साइकिल से जा रही है अपने आंटी जी के घर पे, ठीक है, वो साइकिल से जाती है। साइकिल कैसा रहता है, ऐसे रहता है, आपको पता है ना, साइकिल में ये हैंडल रहता है, यहाँ पे सीट रहता है बैठने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से।
और इस तरीके से जुड़ा रहता है। आप समझ जाइएगा ये साइकिल है ना। तो देखो मेरी की साइकिल की स्पीड जब कितनी होती है 6 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, और उसके आंटी जी का घर कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, मतलब एक किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, ठीक है। अगर ऐसा लगेगा तो फिर आप ये बताओ कि वो कितने घंटे में अपने आंटी के घर पे पहुंच पाएगी, ठीक है, वो हमको बताना है। फिर उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है कि इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर उसकी स्पीड अभी 6 की जगह 4 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बताइए आंटी जी के घर पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। यानी जब उसकी स्पीड इतनी होगी तब उसको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, और जब उसकी स्पीड इतनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा उसी मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम ना एक फॉर्मूले का यूज करके करेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ गिवन, ठीक है, यहाँ पे 2 केसेस दिए गए हैं। केस 1 क्या है, पहला कंडीशन क्या है इसको आप समझो, और स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। पहले में तो ये स्पीड दिया गया है, देखो 6 किलोमीटर पर आवर, राइट, ये स्पीड हो गया। और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो आपको पता है 12 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर नहीं है, ओनली 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमको टाइम बताना है, टाइम हमको बताना है, टाइम हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, टाइम के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसका, टाइम का। अगर आपको टाइम निकालना है ना, वैसे आपने साइंस में सीखा भी होगा, ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना होता है तो ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। डिस्टेंस कितना 12, स्पीड कितना 6, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस कितना 12, स्पीड कितना 6, अभी इसको कैंसिल करो, 6 1 6, 6 2 12, यानी टाइम यहाँ पे कितना आ गया बताइए, 2 आवर्स। मतलब वो कितने घंटे में, अगर उसकी स्पीड इतनी रहेगी तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 2 घंटे उसको लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने पहले केस में देखा। अभी दूसरा केस क्या है, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम केस नंबर 2। ओके, दूसरे केस में हमने क्या देखा था, स्पीड कितनी हो जा रही है बताइए, स्पीड कम हो रही है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर स्पीड इतनी हो रही है और डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है कितना 12 किलोमीटर, राइट। तो हमको यहाँ पे टाइम बताना है कि वो कितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर सेम जैसे हमने यहाँ पे टाइम निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला बता दीजिए, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब d अपॉन एस हमने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे देखो पूरा लिखा है, t फॉर टाइम, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड। अब t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, तो 12, स्पीड कितनी 4, कैंसिल करो, 4 1 4, 4 3 12, यानी यहाँ पे टाइम कितना आ गया बता दीजिए, 3 आवर्स, राइट। तो अगर उसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर तो फिर वो कितने घंटे में ये डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, तो 3 घंटे में वो अपने आंटी जी के घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो हमको आंसर मिल चुका है। देखो अगर उसकी स्पीड इतनी होगी तो इतने घंटे में पहुंचेगी, अगर उसकी स्पीड इतनी होगी तो इतने घंटे में पहुंचेगी। अब लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। देयरफॉर इफ द स्पीड ऑफ साइकिल, ये सी है, ठीक है, साइकिल इज 6 किलोमीटर पर आवर, देन मैरी विल टेक, कितने घंटे लेती है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो 2 घंटे लेती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो क्या लिखेंगे 2 आवर्स, ठीक है। एंड इफ द स्पीड ऑफ साइकिल इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी जब स्पीड हो जाता है 4 किलोमीटर पर आवर, देन शी विल टेक, शी मतलब कौन बताइए, शी मतलब कौन, मैरी, ठीक है। देन शी विल टेक
तब वो कितना टाइम लेती है, तो 3 घंटे उसको लगते हैं ना उसे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो क्या लिखेंगे, 3 hours टू रीच हर आंट्स हाउस। ठीक है, समझे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देखा आपने कितना आसान था। बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, T इज इक्वल टू डी अपॉन एस। याद कर लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इतना ही याद करो, बाकी तो आप कर ही लोगे। ओके, तो यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी इजी है। वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले इसको लिखिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। देखिए, एक गवर्नमेंट वेयर हाउस है जिसमें ना ग्रेन यानी कि अनाज के स्टॉक रखे गए। ठीक है, तो अगर उस अनाज को 4000 लोग खाते हैं, ठीक है, कितने लोग, 4000 लोग अगर उस अनाज को खाते हैं, तो वो अनाज कितने दिनों तक चलता है, 30 दिनों तक चलता है। तो हमको ये बताना है कि अगर उस अनाज को 4 की जगह 6000 लोग खाएंगे तो वो कितने दिनों तक चलेगा, आप ये बता दीजिए बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इनवर्स है कि डायरेक्ट है। ठीक है, तो चेक करो। अगर देखो 4000 लोग खाते हैं तो 30 दिनों तक चलता है। अब समझिए लोग बढ़ गए। ठीक है, लोग बढ़ गए तो ये अनाज देखो पहले 30 दिन तक चल रहा था, तो अब क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आदमी लोग बढ़ रहे हैं। आप ही सोचिए ना, आपके घर में 5 किलो चावल है। ठीक है, तो 5 लोग खाएंगे तो वो चावल जल्दी खत्म होगा, और वहीं अगर 5 लोग खाएंगे, ठीक है, तो वो चावल ज़्यादा ही जल्दी खत्म होगा। अगर 1 लोग खाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर इतने लोग खा रहे हैं तो ये इतने दिन तक चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लोगों की संख्या बढ़ा दूंगी तो जो ये समय है वो क्या होगा, कम ही होगा ना, मतलब जल्दी खत्म होगा। वो थोड़ा देर से खत्म हो रहा था, लेकिन अगर लोग बढ़ गए, खाने वाले लोग बढ़ गए, तब तो ये जल्दी ही खत्म होगा। मतलब ये कौन से प्रोपोर्शन में है, ये बढ़ा तो ये कम हुआ, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। द गिवन क्वेश्चन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमको क्या बताना है कि अगर 6000 लोग इस ये अनाज को खाने लगेंगे तो ये कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, मतलब x दिनों तक ये चलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट x डेज। ठीक है, x डेज फॉर 6000 पीपल। ठीक है, अगर इतने लोग उसको खाएंगे ना तो ये x दिनों तक चलता है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया है। तो अभी आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। टेबुलर फॉर्म में लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। 4000 लोग खाते हैं तो 30 दिनों तक चलता है। यहाँ पे पीपल में लिख देती हूँ और यहाँ पे डेज लिख देते हैं। ठीक है ना, तो हमको क्या बताना है कि अगर 6000 लोग खाएंगे तो कितना दिन लगेगा, समझिए x दिन लगेंगे। तो अभी x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब प्रोडक्ट, वो क्या होगा बताइए, कांस्टेंट होगा। यानी 4000 इंटू 30 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 इंटू एक्स। अब उसके बाद 4000 इंटू 30, तो 4 3 से क्या होता है 12 होता है, 1 2 3 4। ठीक है, 1,20,000 आ गया। फिर ये जो 6000 है इसको हम इधर ले लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद इधर x 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 6 6 2 12, यहाँ पे 0 बचा, 0 आ गया। मतलब x का वैल्यू क्या आया बताइए 20। यानी अगर 6000 लोग उस अनाज को खाएंगे तो कितने दिन तक वो अनाज चलेगा, तो 20 दिनों तक चलेगा। तो आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट 20 days फॉर 6000 पीपल। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा, है ना।
तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 38 कंप्लीट होता है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।